Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss the next topic of chapter number 5, that are oxidizing property of the halogens. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस तरह से रिलेट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम फर्दर चलते हैं। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्पीशी का किसी दूसरी स्पीशी को, किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की जो एबिलिटी है, जो पावर है, उसको उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाते हैं, एस्ट्राटीन भी, तो उसमें से कौन सा मेंबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी पावर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा क्यों है? तो आइए देखते हैं। अब जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो यू नो दैट कि हैलोजेंस में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम बेटा एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा मेंबर है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो आपको जैसे पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जा रहा है एंड सो ऑन, इंक्रीज होते होते ये 53 पे। तो आप ये देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए हमें ज्यादा शेल्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे शेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे बेटा? शेल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसके 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 शेल्स के अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 शेल्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह से शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से जो साइज है वो इनके इंक्रीज होने की वजह से ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज जो है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी। अब साइज इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अगर साइज छोटा है, फ्लोरीन सबसे छोटा, उसका जो साइज है वो सबसे छोटा है, इट्स मीन वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो नियर टू न्यूक्लियस है। इधर नियर टू न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो नियर है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इजीली खींच सकता है। इधर तो इसके अपने ही सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया? तो दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन के सबसे ज्यादा हाई है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज 4.0, देन क्लोरीन है 3.2, देन 3 है ब्रोमीन की, देन 2.7 आयोडीन की है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। इसीलिए वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी इजीली और जल्दी से खींच लेता है। इट्स मीन कि वो दूसरे को क्या कर रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो होगा क्या कि यहां से हमें ये बात समझ में आई कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइज करने की जो पावर है, जो प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा है। इट्स मीन कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर? तो यू नो दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और अपने साथ उल्ट प्रोसेस करवा लेता है, अपनी रिडक्शन करवा लेता है। जिस तरह से ट्रैवलिंग एजेंट है, ट्रैवलिंग एजेंट क्या करता है? उस बंदे को, उस टूरिस्ट को उसको ट्रैवल करवाता है। खुद तो ट्रैवल नहीं करता, वो जो बंदा आया है वो उसको ट्रैवल करवाएगा, खुद ट्रैवल नहीं करेगा ट्रैवलिंग एजेंट। बिल्कुल ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन अपनी नहीं करवाएगा।
अपने साथ पुल्ड प्रोसेस हो जाएगा, एज यू नो 9th क्लास में भी आप अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें यहां से ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन की है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? अभी मैंने बता दिया कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये वो कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज्ड अदर, किस तरह से? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का भी नाम हमने उसको दे दिया। अब हम जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वो ये बता रहा है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो फ्री स्टेट में ज्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं दूसरों की, और वैसे भी नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो फ्री स्टेट में ही करते हैं, वो रेडिकल फॉर्म में ही ऑक्सीडेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन मॉलिक्यूल की, तो क्या मुझे बताएं ये दूसरों की ऑक्सीडेशन कर सकता है? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर तो ये क्लोरीन की फॉर्म में, इसके जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जब इसके ऊपर हम रेडिएशंस फेंकेंगे, सनलाइट फेंकेंगे या वैसे, तो जब इनके दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा तो होता क्या है कि ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है, जो इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का एटम है, एक एटम का है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन क्या कहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। उसके रिजल्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पे शो होगा। जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7th वाला है अनपेयर्ड, वो यहां पे शो होगा, दैट इज फ्री रेडिकल। अब इस फॉर्म में, यानी कि फ्री हैलोजेंस की फॉर्म में, ये क्या करेगी? अब दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे मेटल या नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीडेशन पावर कम है, उसकी ये ऑक्सीडेशन कर देगा। अब यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है, वो कह रहा है कि जब फ्री हैलोजेंस मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। किस तरह से? ये देखिए, बचपन से ये एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं, NaCl फॉर्मेशन। अब हो क्या रहा है इसमें कि सोडियम ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरीन क्या कर रहा है? उसका इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखें, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या थी? यहां पे न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट्स मीन के सोडियम की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है, और क्लोरीन ने गेन कर लिया, माइनस चार्ज हो रहा है, तो क्या होगी? इसकी रिडक्शन हो गई है। ठीक है। और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाए वो खुद कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसकी अपनी रिडक्शन हो जाए वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। गुड, क्लियर? तो ये यहां पे आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। अब वो ये बता रहा है कि यहां पे जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मीन कि यहां पे जो जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है हैलोजन, वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको वो रिएक्टेंट कह रहा है। और रिएक्टेंट हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? पॉजिटिव। जैसे यहां पे देखिए, तो पॉजिटिव कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन हैलोजन खींच लेगा अपने ऊपर नेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो एक जनरल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि जब आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, जैसे यहां पे एक आयनिक कंपाउंड बना है NaCl, उसमें भी वो ये बता रहा है कि वो क्या करता है? एक मेटल से हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले आता है? नेगेटिव। और फिर वो नेगेटिव हैलाइड की आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे ये देखें, क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में आ गया। ये वो बात कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की हम ये देखते हैं कि उसका क्या रिलेशन है डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। तो एटॉमिक नंबर के साथ उसका जो है इनवर्स रिलेशन है। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, सबसे एटॉमिक नंबर कम था, साइज छोटा था, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की
पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सराउंडिंग में कम है, तो इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर के साथ जो है वो रिलेशन क्या है, डायरेक्ट के इनवर्स, तो इनवर्स रिलेशन है। फिर वो एग्जांपल भी दे रहा है, वो कह रहा है फ्लोरीन जो है उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हाईएस्ट है और आयोडीन की जो है वो लीस्ट है। क्लियर? क्यों? वो आपको रीजन पहले बता दिए। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, जिसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है 3.4, देन 3 फ्लोरीन की 4.0, देन 3.2, देन 3.0 एंड देन 2.7। तो आप ये देखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखें फ्लोरीन फिर ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन क्लोरीन को तो आयोडाइज कर सकता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन की नहीं कर सकता। इसी तरह से सोन फ्लोरीन इन सब की कर सकते हैं, क्लोरीन नेक्स्ट टू मेंबर्स की कर सकते हैं, ब्रोमीन आयोडीन की कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन इन सब की नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सबसे कम है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर जो होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर पर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था, जब ये ब्रेक हुआ तो इसके ब्रेक होने की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड टूटा है, उस बॉन्ड टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का नाम दिया। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन को निकाल के बात हो रही है ये, ठीक है। तो यहां पे फ्लोरीन के अलावा जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की वैसे तो बॉन्ड इजीली वो ब्रेक हो जाता है, दूसरी उसमें फैक्टर्स भी आ जाते हैं, तो इसमें जब हम जितनी ज्यादा, इसी तरह ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में जो बॉन्ड टूटेगा उधर एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी कम रिलीज होगी तो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इट्स मीन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ था। अब अगर उसका बॉन्ड टूट गया खुदा ना ख्वास्ता, तो अब क्या करेगा? अब दूसरे के साथ भी जो बॉन्ड बनाएगा वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपने बता देना। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन है वो भी क्या है बेटा? इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग से, ये देखें ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है यकीनन उसकी एनर्जी एटम से ज्यादा है, तो वो बाहर है ना। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है तो वो लो शेल से हाई शेल में जंप कर जाता है। सर अगर 3 शेल्स हो तो वो सेकंड से थर्ड में आ गया, अब वो थर्ड में जब मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अब वो सिस्टम से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इट्स मीन कि उसकी एनर्जी सिस्टम से भी ज्यादा होगी थी। अब इसी तरह अगर हम इनवर्स प्रोसेस कर लें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है उस एटम के अंदर, तो इट्स मीन कि उसकी एनर्जी उस एटम से ज्यादा होगी। तो जब वो उसमें आएगा तो एटम्स जो है उस इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि जितनी ज्यादा एनर्जी वाला था उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, और उतने ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा हुई। देन हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि जब 1 मोल ऑफ हम उस आयंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर के आयंस के साथ जुड़ने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये आपने रिलेशन देखना है कि डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा। और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होगा। क्लियर हो गया? अब हम ऑक्सीडाइजिंग वो कह रहा है कि पावर जो है किसी भी एलिमेंट की कब ज्यादा होगी, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उस वक्त ज्यादा होगी जब इन तीनों फैक्टर्स में से ऑक्सीडाइजिंग पावर, जब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी
एनर्जी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम है। तो ये एक कांसेप्ट आपने याद रखना है। लास्ट में हम डील करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट हमारे पास हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से ही हमें वैल्यू से पता चलेगा जैसे कि उसने दी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब कोई भी फ्री हैलोजेंस होगा, फ्री हैलोजन जैसे कि शुरू में हम बात कर चुके हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसी आयन को और किसी दूसरे आयंस को, किसी दूसरे हैलोजेंस के आयंस को। फॉर एग्जांपल जैसे वो कह रहे हैं फ्लोरीन तमाम इन आयंस को, इसके फ्लोरीन इन तमाम के आयंस को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन क्लोरीन इनके तमाम आयंस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कि हमने बात पहले कर दी। वो कहता है कंसीडर अ रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो देखें फ्लोरीन क्या कर रहा है, इस क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है सोडियम का उसको ब्रेक करवा के अपने साथ बॉन्ड डेवलप करवा रहा है। तो यहाँ पे देखें उसने अपने साथ बॉन्ड बनवा लिया, क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा है इस वजह से, और क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है। तो ये देखें क्या वैल्यू है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये जो माइनस में है, माइनस में मतलब क्या है कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा मुझे ये बताएं अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 1.36 है तो रिडक्शन पोटेंशियल की कितनी होगी? सर वो भी इतनी होगी, गुड, लेकिन उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, जो वैल्यू है वही है, जस्ट प्लस माइनस में, माइनस है तो ऑक्सीडेशन और प्लस है तो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इसी तरह फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल इतनी। अब अगर हम इनका डिफरेंस निकालें कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं जो कि इसने फ्लोरीन ने गेन कर लिए, कंबाइंड रिएक्शन लिख दिया, तो उसने क्या किया, फ्लोरीन ने इससे इन क्लोराइड आयन से, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल ने खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, खुद वो आयंस की फॉर्म में आ गया, इसको वो उसने मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट। अब ये देखिए इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो नेट जो आएगा वो दैट इज 1.51, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट्स मीन कि हमें ये समझ में आया कि फ्लोरीन की जो पावर थी वो इतनी ज्यादा थी, इट्स मीन कि वो इतनी ज्यादा पावर से क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचेगा उस पावर से। लास्ट में हम बात करते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स। तो ये कह रहा है कि इन 4 मेंबर्स में से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और ये जितने भी कलर्स होते हैं उनको जो है कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी जो हमारे पास डाइज में आते हैं, इसी तरह जो हमारे पास लिटमस और यूनिवर्सल एजेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनको डीकलराइज कर देते हैं। यहाँ पे याद रहे कि डीकलराइज का मतलब ये नहीं कि कलर खत्म हो जाएगा, डीकलराइज का मतलब है कि उनका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज द ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl, ठीक है, जिसको CaOCl2 भी हम लिख सकते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसमें जो क्लोरीन का रेडिकल नजर आ रहा है ये एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर? दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। ओके बेटा, तो इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है, मेन चीजें मैंने सारी बता दी हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।